Assalamualaikum to my scientific community. I hope you all are doing very well. As you people are familiar about the upcoming Public Service Commission seats in the college sector, और Public Service Commission ने उन सीट्स की अनाउंसमेंट से रिगार्डिंग कॉलेज से जो है वो डाटा तलब कर लिया है और बहुत जल्द जो है नंबर ऑफ सीट्स उसको अनाउंस कर दिया जाएगा. एंड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स, मेरे से ऑफनली एक गाइडलाइन के बारे में पूछा जाता है. सो आई डिसाइडेड टू अपलोड अ वीडियो इन द आंसर ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन का एक ब्रीफ आंसर मिल सके, सो दैट यू कैन गेट फेमिलियर के पेपर का पैटर्न क्या होता है, टाइम कितना अलाउ होता है और आप लोगों को जो है वो किस तरह से वो मार्किंग करते हैं पेपर की. एंड बीइंग अ केमिस्ट, अगर आप लोग केमिस्ट्री के लेक्चरशिप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपने गो थ्रू होके जाना है टू गेट क्लियर इन द एग्जाम. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ डिटेल वीडियो इन विच यू विल सी दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर इन अ बेटर वे फॉर योर लेक्चरशिप एग्जाम. केमिस्ट्री के पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स कंटेंट आप लोगों को फॉलो करना है और जो पेपर पैटर्न आप लोगों को देखने में मिलेगा, उसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि हर सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है हु इज़ गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम. ठीक है, कुछ ऐसे स्टडी रूल्स, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच यू हैव टू फॉलो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक your study more effective, more productive in less time. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने इस एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है. इस बात का बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं और बहुत कम सीट्स हैं और हम लोग तो कहीं पर भी फिट नहीं होंगे. ऐसी बात नहीं है. आप लोग जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों के उस कंपटीशन से ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बहुत सारे तकरीबन 70 to 80% लोग जो होते हैं वो विदाउट प्रिपरेशन आए हुए होते हैं, या उन्होंने उस प्रिपरेशन की जो गाइडलाइन होती है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया हुआ होता. ठीक है, किस लेवल का कंटेंट उनको प्रिपेयर करना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है वो उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते और यहीं से ड्रॉप आउट हो जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोगों ने प्रेशर नहीं लेना. और दूसरी बात, सीट्स के अनाउंस होने का और लास्ट डेट आने का और आखिरी 15 दिन आने का और 20 दिन या आखिरी मंथ आने का इंतज़ार मत करें. अपना जो आप लोगों का सिलेबस है उसको स्केड्यूल कर लें और आज से ही पढ़ना शुरू कर दें. आज से का मतलब आज से ही है. ठीक है, वी आर वेरी लेजी इन दिस रिगार्ड और हम हर चीज़ को अपने कल पर पेंडिंग कर रहे होते हैं. हम आज नहीं, इंशाल्लाह कल सुबह से ये शुरू करेंगे, इंशाल्लाह हम कल से ये शुरू करेंगे और ये कल बाज़ औक़ात हमारा कभी नहीं आता. ठीक है, इसलिए मेरी अपनी लाइफ का ये निचोड़ है कि जो आपने करना है उसको आज से प्लान करें. एटलीस्ट आप आज बैठ के अपना टाइम टेबल बना लें कि आपने किस तरह से अपने चैप्टर्स को और किस तरह से अपना जो है टाइम स्केड्यूल उसको डिवाइड करना है. उसके बाद सेटअप योर स्टडी स्पेस. घर का एक कोना मखसूस कर लीजिए और अपने घर वालों को भी कह दीजिए कि डिस्ट्रैक्शन कम हो और आप लोगों को भी उस कोने का इंतखाब करना है, उस पोर्शन ऑफ द हाउस का इंतखाब करना है जहां पर आप समझते हैं कि आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शन देखने में मिलेगी. फाइंड अ एरिया इन योर हाउस वे यू कैन सिट कंफर्टेबली एंड फोकस. ठीक है, कंफर्टेबल भी आप हों और दूसरा आप फोकस भी कर सकें. ठीक है, जिस तरह आजकल समर्स हैं तो ऐसा ना हो कि आप अपनी स्वेटने की वजह से इतने परेशान है कि यू कांट फील कंफर्टेबल, और अब कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो आप फोकस भी नहीं कर सकेंगे. ठीक है, सो कीप इन माइंड कि आप किस जगह पर रिलैक्स फील करें और अपनी स्टडी पर फोकस कर सकें. सेलेक्ट दैट एरिया फॉर योर स्टडी. दूसरी बात, मेक इट सेपरेट टू योर रिलैक्सेशन स्पेस. अगर आप अपने बेडरूम में अपनी उस जगह को तलाश करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि, क्योंकि बेडरूम आपकी रिलैक्सेशन स्पेस है ना, तो थोड़ी देर बाद आपका दिल करेगा कि आप लेट जाओ और आप लेटोगे तो डेफिनेटली आप नींद में भी चले जाओगे. लेकिन क्योंकि ये मोस्टली ऐसे होता है कि ड्यूरिंग स्टडी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है. ठीक है, तो आइडियल वे ये होता है कि टीवी स्क्रीन और दूसरी डिस्ट्रैक्शन प्लेसेस जो हैं उनसे भी जो है आप दूर होकर किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें. फिर उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है. आप स्टडी करने के लिए बैठ गए तो आप क्या करें, अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ों से स्टक ना करें, कंफ्यूज ना करें. हर
हर चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएं, ठीक है। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक को फर्ज करें आपने 3 बुक से पढ़ा है, ठीक है, और इतना ज़्यादा मैं कहती हूँ डिट्रैक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हो और फिर बाज़ औक़ात किसी चीज़ के लिए उतनी ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों को जो बुक्स रिकमेंड की जाती हैं या जो टेक्स्ट जो कंटेंट रिकमेंड किया जाता है, किस लेवल का रिकमेंड किया जाता है, उसी लेवल में आप लोगों ने रहना है। फिर आप लोग उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके साथ साथ लिखते जाओ, ताकि जब आपकी रिवीजन का टाइम आए तो आपको वो पूरा पैराग्राफ या पूरा टॉपिक ना पढ़ना पड़े। आपको पता हो कि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और रिवीजन में आपका कम टाइम लगे। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी होते हैं और अपने हाथ से बने हुए नोट्स का कोई निमल बदल नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद है प्लान योर डे अहेड। आपने एक दिन में बहुत कुछ करना है। आपने फॉर एग्जांपल 3 से 4 जो हैं वो टॉपिक्स या 3 से 4 डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं, जैसे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या बुक्स बाकी और लेक्चरशिप के एग्जाम्स के लिए भी डेफिनेटली यू डोंट हैव टू फॉलो ओनली वन बुक। जो डिफरेंट आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उन सबको गो थ्रू होना होता है। तो यू हैव टू लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्टडी। तो क्या करना होता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल टास्क, उसके छोटे छोटे टास्क बना लीजिए डेली आप लोगों को पता हो कि इस टॉपिक का आपने ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक है, या इस चैप्टर का आपने ये वाला टॉपिक पढ़ना है। और फिर उसके बाद प्लान टू डू द हार्डेस्ट वन व्हेन यू हैव द मोस्ट एनर्जी। सबसे पहले आप जो है अपना टाइम उस चीज़ पे लगाएं जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं आती। जब आप उस टॉपिक पे अपना फुल एनर्जी और उस आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं और आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अभी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, अभी आपकी नींद भी पूरी है, तो आपके माइंड जो है वो पूरी एनर्जी के साथ उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेगा। उसको समझने के लिए डिफरेंट आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। तो आप लोग जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ नॉलेज को यूज करके उस टॉपिक से रिगार्डिंग अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डेस्ट टॉपिक को फ्रेश माइंड के साथ क्लियर करें। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका माइंड थकता जाता है तो वो टॉपिक जो आपको ऑलरेडी अच्छे से आते हैं उनकी रिवीजन कर लें। जिनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, आप उनसे गो थ्रू हो जाएं। फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर पढ़ाकू बच्चे जो हैं वो नहीं करते और वो समझते हैं कि शायद इस चीज़ से उनका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके माइंड को, आप कहने कि माइंड का एक नैप है। इसके लिए मेरी वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखें। बहुत डिटेल से एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है, दैट हाउ यू कैन स्टडी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन अ वेरी लेस टाइम। वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी इस सारे प्रोसेस को, स्टडी प्रोसेस को समझने के लिए और समराइज करने के लिए, ठीक है। उसमें भी मैंने ये बात की है कि यू प्रोबेबली हैव अ स्केड्यूल फॉर योर लेसन, बट इफ थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट टू फोकस, टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड कम बैक टू इट। ये सिर्फ हार्ड चीज़ों के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी स्टडी रूटीन में ये वाला कुलिया जो है, ये वाला रूल जो है काम आता है कि जब आप 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ लें तो 10 मिनट का नैप जो है वो ज़रूर लें आपके और उस माइंड में और उस दौरान जो है आपका माइंड उस टॉपिक के बारे में सोच रहा होगा, उस टॉपिक के बारे में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या जिस तरह के क्वेश्चन हैं उनको राइज कर रहा होगा। दोबारा आप आके बैठोगे तो उसी टॉपिक को आप किसी और तरीके से देख रहे होगे, तो अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन हो सकेगी, ठीक है। अपने माइंड के साथ काइंड रहें। इफ़ यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम अ कंसिस्टेंट स्केड्यूल, वही बात, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है। आपका माइंड डिफरेंट तरीके से सोचने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर बीइंग एफिशिएंसी इन योर प्रिपरेशन, ठीक है जी। अब सेकेंड लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि व्हेन द थिंग्स गेट टफ, डोंट जस्ट पुश इट। उसको अपने माइंड में ऐसे घसोड़ने की कोशिश ना करें और उस टॉपिक से जान छुड़ाने की कोशिश ना करें कि नहीं जैसा तैसा है, नहीं समझ आ रही तो मैं इसको रट्टा लगा के, क्योंकि मेरे आज के स्केड्यूल में था तो मैंने इसको कंप्लीट करना। उसके आप लोग जब स्केड्यूल बनाते हैं ना तो 7 डेज इन अ वीक हैं, तो अपने जो आप लोग 2 डेज इन अ वीक हैं उनको स्पेयर रखें, ठीक है। उसमें बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके ख्याल में आप एक दिन में कवर कर सकोगे, वो एक दिन में कवर नहीं होते और वो लिंगर ऑन कर जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे, तो आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको उसके लिए ज़्यादा बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस टॉपिक को क्लियर करके अगले टॉपिक पे जाना है, क्योंकि अगर आप वो वाला टॉपिक क्लियर नहीं करोगे तो हो सकता है अगले नए आने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो उस कॉन्सेप्ट पर बेस कर रहे थे वो आपके जो है वो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, और आप कह लो कि उस छोटी सी गलती की जो है उसकी आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो डोंट पुश एनी कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और उस टॉपिक को क्लियर करके अगले टॉपिक की तरफ जाएं। इवन आपको उसके लिए ज़्यादा टाइम भी क्यों नहीं देना पड़ रहा, ठीक है जी। सपोर्ट विल ऑलवेज बी अवेलेबल एज लॉन्ग एज वी आस्क फॉर इट।
अपने आप पे कभी भी बाउंड्रीज ना लगाएं कि हमारा टीचर तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, या जिससे मैं कोचिंग ले रहा था वो मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा। देयर आर 100 वेज टू फाइंड द आंसर, ठीक है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा मीडियम है। यूट्यूब को मैं हमेशा कहती हूँ एज अ सर्च इंजन यूज़ करना शुरू कर दें। यूट्यूब कभी भी आपको आपके डिज़ायर्स आंसर एक ही सर्च में नहीं देता। केमिस्ट्री के बारे में यूट्यूब पे सर्च करने लगोगे तो यूट्यूब आपको डिफरेंट तरह के ट्यूटर्स और डिफरेंट तरह के चैनल्स जो हैं वो दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। आपकी सर्च के अगेंस्ट यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है कि आपने किस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे हो और उसी कंटेंट से रिलेटेड जो है वो आपको आपके आंसर देता है। तो फाइंड योर आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आपको फ्री कोचिंग, फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पर आपको हर तरह का नॉलेज मिल रहा होता है, बस आप सर्च करने वाले बने। देयर इज़ नो एंडिंग ऑफ द फ्री प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको फ्री आंसर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। लास्ट टिप है सॉल्व द पास्ट पेपर्स। जब आप कर लो एक दिन का काम, एक वीक का काम, तो उस चैप्टर, उन टॉपिक्स के पास्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करो रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक एग्जाम, जिस एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हो। अगर हम स्पेसिफिकली पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये MCQs बेस्ड होता है, तो उन टॉपिक से रिलेटेड MCQs को सॉल्व करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका माइंड प्रैक्टिस कर ले कि उस टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह के MCQs जो हैं वो बन सकते हैं, और आपको जब एग्जाम में वो चीज़ें आएँ तो आपका टाइम उन चीज़ों पे वेस्ट ना हो जो आप अच्छे से पढ़ चुके हुए, ठीक है। तो पास्ट पेपर करें जितने आप पॉसिबली कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम पैटर्न की तरफ। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर, जो एग्ज़ाम है, जो लेक्चरशिप की सीट्स हैं, उनके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो 16 ईयर जो है वो एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है आफ्टर डूइंग योर MSc और आफ्टर डूइंग योर BS ऑनर्स, ठीक है। ये दोनों 16 ईयर एजुकेशन है। अगर आपने MPhil किया हुआ है और PhD भी की हुई है तो भी आप जो है 17 स्केल की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर डूइंग PhD और MPhil आपको थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, ठीक है जी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए कोई CGPA जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इतनी CGPA वाला जो स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकता है। आपका 16 ईयर एजुकेशन जो है आपका पास है, आपने पास किया हुआ है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो आपके मेरिट लिस्ट जो बनती है व्हेन यू क्लियर योर टेस्ट, और जब आपका मेरिट बन रहा होता है और जब एक लिमिटेड सीट्स में फिर पता चलता है कि आप उस मेरिट में फॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वहाँ पर आपकी CGPA और आपका जो है वो एकेडमिक्स जो है वो काउंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न है जी। पेपर पैटर्न में MCQs बेस्ड पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, तो 80 मार्क्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं, और इसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं उसको आप पुट कर सकते हैं। फिजिक्स कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, बायोलॉजी कर सकते हैं, पाक स्टडीज़ कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, ठीक है। ये 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 20 मार्क्स आपके जो हैं वो जनरल नॉलेज कवर करेगा। जनरल नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जी। जनरल नॉलेज में उर्दू है, उर्दू के ज़्यादातर जो है वो राइटर्स के बारे में, और ज़्यादातर आपको शेर आ जाता है उसका पूछ लिया जाता है ये कौन से राइटर का है। कुछ बहुत जो फेमस पोइट्स हैं उनके बारे में, ठीक है जी। किसी राइटिंग, उर्दू राइटिंग के बारे में, किसी चैप्टर, किसी बुक के बारे में इस तरह से पूछ लिया जाता है, या कोई बहुत वेल नोन हिस्ट्रीज जो हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। पास्ट स्टडीज़ में भी हमारी जो पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप उससे गो थ्रू हो जाएं। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो हैं आप न्यूज़ चैनल्स देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें। आप लोग से करंट अफेयर्स क्योंकि पूछे जा रहे होते हैं तो बहुत पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी हेडलाइंस एटलीस्ट जो हैं वो सुनना शुरू कर दें, ठीक है जी। डेली लाइफ साइंस, उनकी इन्वेंशन के बारे में और जो रिसेंट इन्वेंशन हो रही हैं साइंस के बारे में उनसे जो है वो थोड़ा सा फेमिलियर रहें। तो 20 मार्क्स जो हैं आपके ये सारे एरियाज जो हैं इनको कवर करते हैं। अब ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिनको आप कोई बुक लेके बैठो और इनको याद करना शुरू कर दो, बस आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है और थोड़ा सा अपने न्यूज़पेपर से और इन चीज़ों से इन टच रहना है जो कि आपके जनरल नॉलेज को एनहांस कर रही होती हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइम अलाउड होता है आपके पास वो 90 मिनट्स होते हैं, मतलब 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटे में आप जो है आपने ये सारा पेपर जो है इसको हल करना होता है। तो पेपर हल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप लोग जो आपको
क्वेश्चंस आते हैं पहले आप उनके सर्कल्स पहले जो है आंसर शीट निकालें, जो क्वेश्चंस आते हैं फौरन से उनके आंसर्स फिल कर लें, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने लगे, जो आपको नहीं आ रहे थे उनके ऊपर रीथिंक करने लगे, तो दोबारा से आपको जो है वो जिन क्वेश्चंस के आंसर आते थे उनको ना देखना पड़े, ठीक है। साथ साथ उनको टिक करते जाएं और उनके आंसर जो है वो मार्क करते जाएं। फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करें जिनके जो है वो आपको आंसर्स नहीं आते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जिन क्वेश्चंस का आपको डाउट है बहुत बेहतर है कि आप उनके जो हैं वो आंसर्स मार्क ना करें। अगर आपको दो ऑप्शंस जो हैं वो करीब करीब लग रही हैं और उनमें आपको कंफ्यूजन है, तो क्योंकि आप 50% करीब हो आप अपने आंसर के, तो वहां पर आप जो है रिस्क ले सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं। बट डोंट ट्राई टू मार्क एनी आंसर जिसके बारे में आपको जरा भी इल्म नहीं है, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। अब आ जाते हैं जी कोर्स कंटेंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री के अगर आप लोगों ने टेस्ट क्लियर करना है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लो तो बहुत चांसेस हैं आप लोगों के एग्जाम क्लियर करने के, ठीक है। अब ज़्यादातर पेपर जो है, ज़्यादातर पेपर हमेशा से सिर्फ एक दो दफ़ा इस तरह से हुआ है, एक तो 2017 में एग्ज़ाम हुआ, उससे पहला जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम था कि तकरीबन 70% पेपर जो था, 60 to 70% पेपर जो था, जो केमिस्ट्री का पोर्शन आया हुआ था, 60 to 70% पोर्शन जो था वो इंडस्ट्री ने कवर किया हुआ था, ठीक है। तो वो एक बहुत सरप्राइजिंग एग्ज़ाम था, वरना एक सीक्वेंस से पेपर आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा कंसेप्चुअल केमिस्ट्रीज हैं, फिजिकल ज़्यादा मैथमेटिकल है, यहाँ से भी एमसीक्यूज बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है इस टेस्ट का, तो ऑर्गेनिक और फिजिकल जो है उसको आपने अच्छे से याद करना है। और जब आप देखते हो ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स, टेक्स्ट बुक देखते हो, तो फर्स्ट ईयर आपको पता है ज़्यादातर फिजिकल है और सेकेंड ईयर की भी हाफ बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ईयर की सारी केमिस्ट्री की बुक और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोगों ने जरूर ऐड करने हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके पास हाइपर कंजुगेशन है, सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तो आ जाते हैं, डाइपोल मोमेंट आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं मेरे चैनल पर भी पढ़े हुए हैं, या वहाँ पर आप इनको अगर पढ़ लोगे तो वहाँ पे सारे इनके प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आपको मजीद कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको पढ़ते देखते जाओ और उनके अपने नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। उसके बाद बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी सारी डिटेल से वहाँ पर दी हुई हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, कुछ हो चुके हुए हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ये आप लोग देख सकते हो। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेकेंड ईयर की बुक में दिए हुए हैं, जो जो प्रॉपर्टीज वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, उनकी सिंथेसिस, उनके सारे रिएक्शंस, उनसे आप अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। उतना इनफ है टू क्लियर द एग्जाम। फिर उसके बाद आ जाती है स्टीरियो केमिस्ट्री, बहुत बेसिक दी हुई है हमारी सेकेंड ईयर की बुक में। आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के मेरे 3 लेक्चर्स हैं, आप लोग उनको देख लो, आप लोगों के स्टीरियो केमिस्ट्री के तमाम मेजर और माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से अपना ऑर्गेनिक पोर्शन जो है मेरे चैनल से ही अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स है, काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस हैं, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ज़्यादातर आप लोगों को इनके जो हैं लेक्चर्स वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिकल और ऑर्गेनिक की, वहाँ पर जाएं और आप लोग इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से वहाँ से तैयार कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोगों ने बुक कंसल्ट करनी है तो सेकेंड ईयर की बुक एनफ है, और उससे ज़्यादा आप लोग बीएससी की बुक कंसल्ट कर सकते हो, उससे आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो दूसरी केमिस्ट्री की ब्रांचेस से आते हैं उसमें केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। केमिकल इंडस्ट्री जिस तरह से मैंने कहा हर पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और 1-2 पेपर ऐसे गुजरे जिनमें इन्होंने इंडस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन जो था उसको कवर किया। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसमें सारी लिक्विड्स और सॉलिड दोनों की सेपरेशन टेक्निक्स तो आ रही होती हैं, किस तरह से उनकी थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री आप लोग अच्छे से याद कर लें। क्रोमैटोग्राफी भी सेपरेशन टेक्निक्स में आती है, लेकिन इसको एज सच एक मुकम्मल चैप्टर तस्वर किया जाता है, पूरी पूरी बुक्स हैं इसके ऊपर, तो आप लोग जो है इसके बारे में भी अच्छे से इसके जो थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री है हर क्रोमैटोग्राफी की, और हर क्रोमैटोग्राफी के पीछे कौन से रूल्स हैं उनको आप थोड़ा सा याद कर लो, बहुत डिटेल में इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो हर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनकी वैल्यूज आप लोग याद कर लो, बहुत डिटेल में इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये
एक ओवरव्यू था केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरह से अपने जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट फॉर योर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी। इन द लास्ट मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी दैट बिल्ड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडीज, कि आप लोगों ने खुद से सेल्फ मोटिवेट होके खुद से किस तरह से काम करना है। एक दफ़ा आप अपने आप को इसकी आदत डाल लेंगे तो इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जब आप इस माइलस्टोन को क्लियर कर लेंगे तो ज़िंदगी में किसी भी टास्क को अचीव करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।